नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत के पहले आज जो सबसे बड़ी सुर्खियां आया समाचारों को ही वो अखिलेश यादव के ट्वीट से हुआ। अखिलेश यादव को दिल्ली से 200 किलोमीटर से कम दूरी पर जाना था। जेड ग्रेड की सुरक्षा होने के नाते उनके पास अत्याधुनिक सुसज्जित सुरक्षित सरकारी गाड़ी है जिसका तेल पानी का खर्चा सरकार देती है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली बॉर्डर से ही उन पर प्रोटोकॉल लग जाता और वो रूट बनाते हुए मुजफ्फरनगर तक कॉरिडोर बना के पुलिस वाले लेके जाते। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी हैं और समाजवादी लोग के शरीर में मुजफ्फरनगर तक जाने में जो गाड़ी में झटका लगता उसको कैसे बर्दाश्त करते भाई? नाम समाजवाद है और समाजवादी लोग सड़क की झटका कैसे बर्दाश्त करते हैं? वही सड़क है जिस सड़क से उनको जाना था, जिसको बनवाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हमारे जमाने में सड़कें बड़ी सुरक्षित सुसज्जित और शानदार है। अपने ही बनाए सड़क की झटके उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो वायुयान से हेलीकॉप्टर से जाना पसंद किए। खैर, वो तो मतदान देने भी उनका परिवार चार्टर प्लेन से जाता है, वो तो खैर ये समाजवाद का आधुनिक अवतार है और यही समाजवाद है जिसको लोहिया जी ने देखा था इनके नज़र में। हमारे नज़र में तो लोहिया जी ने खैर ये नहीं देखा था, लेकिन अखिलेश यादव चूंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, टीवी टूवी में ही सब आना है, तो सोचे कि भाई टीवी में आने के लिए कुछ देर तक बैठे हैं। उनके जहाज में फिलिंग होती है, मतलब तेल डाला जा रहा था। तो आप लोग देखते होंगे गाड़ी में भी तेल डालने में 10-15 मिनट लगता है, वो तो हेलीकॉप्टर है तो उसमें आधा घंटा लग गया होगा। उन्होंने सोचा इस टाइम तो क्या करो, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मेरे हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया है, और वो बिल्कुल उसी तरह से फोटो डाले जैसे हम सब लोग चुनाव प्रचार में मंत्री के आए हेलीकॉप्टर के आगे खड़ा होकर के फोटो खिंचवा लेते। जब एक फोटो खींचना रहे भाई हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा होकर के क्यूरियोसिटी होती है कि मैं हेलीकॉप्टर के साथ कब फोटो डालूं। मैं भी कई बार हवाई जहाज में यात्रा किया हूँ, तो हवाई जहाज के सामने फोटो ऐसे खींचता हूँ जैसे रतन टाटा ने अभी एयर इंडिया खरीदा है, तो वो फोटो डाल आजकल आ रहा है ना टाटा के साथ एयर इंडिया की फोटो, तो फोटो हम लोग ऐसे डालते हैं जैसे हमने जहाज खरीद लिया है। सच्चाई है कि हमने यात्रा की टिकट खरीदा है। अखिलेश यादव का तो हेलीकॉप्टर भी होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने हेलीकॉप्टर का फोटो डाला। सुर्खियां आज तो समाचारों में ये थी। एक सुर्खियां और बड़ा थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक और सूची जारी किया जिसमें शायद बताया गया है कि 22-23 लोगों का टिकट कट गया है। वो विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भरोसा ना करके अपनी निजी लोगों पर भरोसा करके 5 साल तक अपना कार्यकाल चलाए, उसमें उनका टिकट कटा है। हमारे बलिया के पश्चिम क्षेत्र का एक विधायक है जिसका टिकट कटा है, उस पर भी ये इल्जाम है। चूंकि मैं बलिया का रहने वाला हूँ तो कुछ विशेष जानता हूँ। जब से वो विधायक बना तब से उन्हें भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को अपने यहाँ फटकने नहीं दिया, वो अपने ही लोगों के द्वारा सारा कार्यक्रम कराया, और आज जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो उससे किनारा कर लिया। खैर, ये भी एक सुर्खियाँ थी, किसको मिला किसकी रद्दोबदल हुई ये चर्चा भी थी। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूँ कांग्रेस की, और क्यों कर रहा हूँ ये आपको 15-20 मिनट तक करूँगा, जब तक कि तो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। बात कांग्रेस की। कांग्रेस की चर्चा मैं इसलिए करना पसंद किया क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही है ये बात कांग्रेस जन को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कांग्रेस को 90 से जानता हूँ, 90 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं 24 अकबर रोड और दीनदयाल उपाध्याय रोड पे भी आना जाना है, सभी कार्यालयों में आना जाना है। मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं हूँ, सामाजिक लोग हैं और सामाजिक लोग आते जाते रहते हैं। 2-3 चीजें जो कांग्रेस को तुरंत, आज मेरी बात सुनने के तुरंत बाद इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो ये कि एक तो आप हठ धर्मता छोड़िए, और वो जो ना झुकने की बीमारी आप में है, आपके जीन में है, उसे त्यागिए, क्योंकि आप लोकतंत्र में है। और 26 जनवरी 1952 को हमारा एक संविधान
लागू हुआ है, जिसको हम अभी गणतंत्र दिवस 73वां मनाए, उस संविधान में पहले ही पन्ने पर लिखा हुआ है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब ये संविधान देश के नागरिक के द्वारा है और नागरिक के लिए है, और इसमें झुकना सबसे पहले बताया गया है कि ये जो आदमी है वो सब में बराबर शख्सियत रखता है। आपके वोट का अधिकार और मेरे वोट का अधिकार बराबर है, चाहे आप रतन टाटा हो और मैं राकेश परमार हूँ, फर्क नहीं पड़ता। बटन दबती है तो एक ही वोट काउंट होती है। ये नहीं होता है कि ये टाटा जी ने बटन दबाया है तो इनका 1 लाख 2 लाख 20 लाख काउंट कर दिया जाए, ये राकेशवा डाला है तो इसका 1 लाख, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है कि राहुल गांधी का परिवार अगर भारतीय संस्कृति को जानता, सत्य सनातन धर्म, वोट मिलने के टाइम कहते हैं कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, तो सत्य सनातन में ये परिलक्षित है कि परमात्मा स्वरूप हर मनुष्य में वास करता है भगवान, तो हर आदमी का समान इज्जत है। ये गांधी परिवार को तुरंत जान लेना चाहिए, तभी वो बड़े छोटे को प्रणाम करेंगे। हालांकि वो क्या करें, उनकी मजबूरी है, जब से हुआ है तब से चमचागिरी के आजू बाजू घूमे रहते हैं और उन्होंने चमचों में ही दुनिया देख लिया है और दुनिया को ही चमचा मान लिया है। ये गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आगे देखा ही नहीं, उनको देखने नहीं दिया गया। अब बात कांग्रेस की कमियों पर। मित्रों, सबसे बड़ा दुविधाजनक, लज्जाजनक या चिंताजनक स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस आदमी का नाम स्टार प्रचारक की सूची में डाला, उसी सदस्य ने कांग्रेस के उस इज्जत को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सूचना हम जैसे साधारण कार्यकर्ता और साधारण लोगों को पता था, जो समाज में 2 4 5 लोगों से मिलते जुलते हैं। तो क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को इस बात की सूचना नहीं थी कि भाई आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? और अगर ऐसी बात थी तो उनको रोकने का कोई प्रयास हुआ? और रोकने का प्रयास तो छोड़ दीजिए, अगर उनको रोकने का प्रयास नहीं हुआ तो उनका कम से कम स्टार प्रचारक में क्यों नाम डाला गया? आरपीएन सिंह की पिछले कुछ दिनों की जो स्थिति थी झारखंड में, जहाँ के वो प्रभारी थे, झारखंड में मिठाई बटी उनके जाने के बाद और उनके पोस्टर पर काली पोता गया। इतनी जल्दी रद्दोबदल कहीं नहीं होती है कि वो इधर अभी हटे। इसकी सूचना व्हाट्सएप से ही लोगों को प्राप्त हुआ और वहां पर मिठाइयाँ बटने लगे। अच्छा हुआ जान छूटा इस आदमी से। मेरा कहने का मतलब है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बताता कौन है, उनका सलाहकार कौन है? अभी मैंने एक गुलदस्ता लिए हुए फोटो पर एक सज्जन को देखा हुई। वो सज्जन है जो राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से पप्पू कहने में सबसे पहले रहते थे, और वही राहुल गांधी उनके साथ बुके लेते हुए फोटो दिख रहा है। मुझे विश्वस्त सूत्रों नहीं, हम लोग के पास भी तो सूत्र है, मैं नाम नहीं रखूंगा किसी का। मैं जब इस विषय पर छानबीन करना चाहा कि भाई कांग्रेस पर बोल रहा है, तो कुछ 2 4 कांग्रेसियों से पूछे तो हमको कुछ ऐसे कांग्रेसी मिले, क्योंकि हमारे मित्र तो कांग्रेस में भी हैं और बहुत नज़दीक तक हैं और बड़े अच्छे जानकार लोग हैं, और उनकी बहुत अपनी निजी, हालांकि कांग्रेस में तो किसी की कोई हैसियत होती नहीं है और ना ही बनने दी जाती है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर देखा कि भाई कांग्रेस में उनको बताया गया कि फला आदमी को अगर आप टिकट देंगे तो सीट निकाल ले जाएगा, और प्रियंका गांधी से मिल के आ रहा है और प्रियंका जी कह हाँ बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, और सूची में नाम आता है तो उसका नाम ही नहीं है। मतलब कांग्रेस जन की जो कहने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को डुबाने, मिटाने, खत्म करें राजनीतिक दृष्टि से? ऐसा ना कोई आप कुछ और समझ लें और पता चले इस वीडियो के बाद जिस तरह से वो मेरे पाएंगे कि आपने वीडियो को मिटाने वाली बात कही, वो मिट गया। मैं कहता हूँ राजनीतिक दृष्टि से मिटाने की किसी की कोई साजिश चल रही है क्या? जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वीर मतलब कोटरी बना के घर में उनको बाहर की दृष्टि देखने नहीं देते, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्वांचल का एक बड़ा ही होनहार आदमी है, बॉम्बे में उसका शिक्षा का व्यवसाय है, ठीक ठाक मतलब आदमी है। मैं नाम उसका नहीं रखूंगा, पता न नाम रखने से उसका नुकसान होगा कि फायदा होगा, मैं किसी आदमी का नुकसान क्यों करूं। कांग्रेस के विपरीत लहर में वो पूर्वांचल से जीत करके आया था। कांग्रेस में माइनॉरिटी सेल पे उसको बड़ा सम्मानजनक हैसियत प्रदान की गई थी, और पहली दफा मैंने देखा था कि कोई कांग्रेस में माइनॉरिटी सेल जैसा कोई संस्था है और वो कुछ काम कर रहा है।
लेकिन अचानक पता चला कि उसको चलता कर दिया गया। क्यों चलता कर दिया गया इसका कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया। तो क्या कांग्रेस में कोई ऐसे सज्जन है जिनको उस आदमी की बढ़त बुरी लग रही है और उन्होंने चाहे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये आज माइनॉरिटी सेल करके कल को मेजोरिटी सेल पे आ जाए? क्या ऐसी कोई दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न की जा रही है कांग्रेस में? इन सब दुविधाओं से पार जब तक कांग्रेस नहीं पाएगी तब तक मैं नहीं समझ रहा हूं कि उसका सर्वाइवल आसान होगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो लोग बाहर के लोगों से मिलते नहीं हैं। हालांकि ये बुराई अब भारतीय जनता पार्टी में भी आ गई है और कांग्रेस से बड़ी आई है, बुरी आई है और बड़ी भयंकर आई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह से ही मिलना जुलना बंद कर दी है। जैसे अभी टिकट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, उत्तर प्रदेश के किसी भी आदमी से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता मिल ही नहीं रहा है। कुछ लोग कोरोना का बहाना बना दिए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि मिलने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने ताला ही लगा दिया अपने दरवाजे पर। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय में ताला लगा हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते, आप जहां से भी हो। चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर कोई केरल से अपना काम कराने के लिए आएगा, अपने आजू बाजू के लोगों से कर्जा मांग करके, उधार मांग करके, टिकट लेकर के आएगा कि मुझे पार्टी ऑफिस में जाना है, तो पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस का जवान खड़ा करे, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये ताला बंद है। भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए, लेकिन चूंकि आज बात कांग्रेस की कर रहे हैं तो हम कांग्रेसी की बात करें तो रेफरेंस में कर दें ताकि आप ये ना कहें कि मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, भाजपा में ये बुराई है उसकी मैंने चर्चा नहीं किया। भाजपा में मित्रों सबसे बड़ी कांग्रेस की बुराई ये है कि वो किसी से मिलते नहीं है और किसी से मिलते नहीं है तो उनको आम जन की समस्या, आम जन में क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आरपीएन सिंह को वो लोग स्टार प्रचारक में नाम डाल रहे हैं और आरपीएन सिंह भाजपा का दामन थाम रहे हैं। मतलब आपकी खुफिया है, आपकी अपनी जगह जो लोगों को ये बात पता था वो प्रियंका गांधी तो पहुंच ही नहीं रखते, या वो पहुंच रखते होंगे तो उनका कोई सुनता नहीं। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं स्वयं विटनेस हूं, मैं खुद राकेश सिंह परमार। मेरे पास ईमेल है, सबूत है। अगर किसी को संदेह होगा, कोई मेरे पर केस करेगा कि आप गलत बयानी सोशल मीडिया पर किया है, तो मैं उस केस को फेस करने को तैयार हूं। मेरे पास सेव है वो ईमेल, डिलीट नहीं किया है मैंने। एक उदाहरण बताता हूं। उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक पुल का उद्घाटन करके गया, वो पुल उसी पर भरभरा कर गिर गया। तब ये फेसबुक लाइव का सिस्टम नहीं था, लिखने का बात थी, फेसबुक आ गया था। मैंने फेसबुक को लिखा कि जय गिरि चरण दई हनुमंत सो चल गया पताल तुरंत। इसी हेडलाइन से मैंने एक पोस्ट डाला था और उसमें कहा था कि भाई ये कैसी पुल है, या ये मंत्री की शक्ति है कि जैसे उसने पांव रखा वो पुल धराशायी हो गया, या पुल की इतनी मजबूती है कि मंत्री का शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सका। इस विषय की जांच होनी चाहिए कि शक्तिशाली मंत्री है या पुल। मैंने बात किया तो हमारे एक बड़े नजदीकी मित्र हैं, उन्होंने कहा कि राकेश ये बात डालने से पहले एक बार पूछ तो लेता। मैं बोला क्यों, ये पूछने की क्या जरूरत है? भाई आप पता है दिल्ली में बहुजन समाज के समर्थन से सरकार चल रही है। तेरे एक इस पोस्ट से अगर कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी तो मैं बोला मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे एक लिखने से कांग्रेस सरकार क्यों। मैं कांग्रेस का कोई ना तो कार्यकर्ता हूँ, ना पदाधिकारी हूँ, ना हूँ राहुल सोनिया प्रियंका को बहुत नजदीकी आदमी हूँ कि मेरा लेख को राहुल का लेख माना जाएगा। ये बात जान ली। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हमारे पूर्वांचल के थे, बड़े पढ़े लिखे और बड़े विद्वान आदमी, उनका मैं नाम नहीं रखूंगा, बहुत विद्वता में बड़े, मतलब उनकी विद्वता का मैं कायल था, मेरे पूर्वांचल के थे, सांसद सदस्य भी थे, हालांकि अभी नहीं। उन्होंने भोजपुरी में ही बोला, मैं चूंकि मेरा कार्यक्रम हिंदी में है इसलिए मैं हिंदी में बोला। उन्होंने बोला राकेश आपने जो लिखा वो बिल्कुल ठीक लिखा, पुल की गुणवत्ता ऐसी थी कि उद्घाटन करते गिर गई, लेकिन जो आपका प्रयास है ना वो आप ही तक रह जाएगा, क्योंकि आपके बात को ना तो सोनिया गांधी पढ़ेगी, ना प्रियंका गांधी पढ़ेगी, ना राहुल गांधी पढ़ेंगे, कोई सुनेगा नहीं। आप फेसबुक करके 4-5 लाइक ले लीजिए, कुछ वाहवाही ले लीजिए, तटस्थता का प्रमाण खुद को ले लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मित्रों
मैं इसको इशू बनाया लोगों को। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में हूँ, हाल जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, हम उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। मैंने उनको बोला तो बोला कि यार ये कौन लफड़े में पड़े, छोड़ दे, भूल जा। मामला में नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक गया और उसने कहा कि भैया एक बार अपने यहाँ बात कर लेना, बड़ी खंगाई दिखा रहे हो। मतलब ये है कि कांग्रेस आम जन की हिम्मत नहीं है कि कोई बयान दे दे जो जनभावना में है। और बड़े वाले लोग जो ऊंचे हैसियत में, बताओ ये 3 लोग जो राहुल सोनिया प्रियंका है, ये नीचे स्तर पर सोचते नहीं है कि कोई कुछ इस बात पर हो जाए। तो कांग्रेस चलेगी कैसे? एक बार मैंने एक मेल किया था राहुल गांधी को। मेल में लिखा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस समाप्त होने वाली है और कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। उसका वजह है कि आपकी स्थिति एक ऐसे शाहूकार की है जिसने अपने थैली की थैलेदारी एक चोर को दे दिया है, और चोर धीरे 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 करके उस थैली की सारा मुद्राएं चुरा लिया और खाली थैली आपको पकड़ा दिया। ये उदाहरण है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश बिहार में जो समर्थन लेकर के जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके अपने कार्यकर्ता जो मुलायम सिंह के साथ काम कर चुके होंगे या जो लालू प्रसाद यादव के साथ काम कर चुके होंगे, जब आप अपनी बारी आएगी तो वो लोग फिर उनके साथ बोलेंगे, आपके साथ नहीं आएंगे, आपकी थैली खाली मिलेगी। मेरी बात इतनी जल्दी सत्य साबित होगी ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। इस बात पर अगर राहुल प्रियंका भरोसा नहीं करेंगे, इस बात पर अगर चिंतन नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के विषय में लोग जानने के लिए इतिहास की पुस्तकें पलटेंगे कि कोई कांग्रेस थी जो 1885 में सर एचियम के नेतृत्व में बनी थी और उसी इटालियन मतलब यूरोपियन मुल्क की एक सोनिया गांधी के नेतृत्व में समाप्त हो गई थी। ऐसा ना हो, इसलिए सोनिया जी को जो 2-4 काम करने चाहिए, क्योंकि सुझाव भी देना बहुत जरूरी है। लेकिन मतलब मैं सुझाव भी दूं कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको आदमी की पहचान करनी चाहिए कि वो कौन आदमी है जो मेरे अच्छे बुरे दिनों में हमारा साथ दिया है। पहली बार राजनीति में वफादारिता की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी वफादार नहीं रहेगा तो आपके साथ भीतरघात करेगा। ये मैं जरूर मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है। मैंने एक बार समय समय पर फेसबुक लाइव भी लगाया हूं, लेकिन फिलहाल मैं ये बात करूँ कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। दूसरी क्या है कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं को इस डर से मुक्त तैयार करे कि वो लोग राहुल गांधी की कुर्सी के लिए खतरा हो जाएंगे। ये कभी ना अपने दिमाग से ना निकालें, क्योंकि लोकतंत्र में ना सत्ता का विकेंद्रीकरण, जड़ पेड़ वही मजबूत होता है जिसकी जड़ें बहुत फैली होती है और जमीन तक गड़ी होती है। मकान वही मजबूत होता है जिसकी नींव जमीन से मजबूती से पकड़े हुई है, उसका नींव बुनियाद हिल ना रहा हो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। कांग्रेस की स्थिति है कि उसने बुनियाद जमने ही नहीं दी, इस डर से कि कहीं कोई उसमें से चंद्रशेखर ना निकल आए, कहीं कोई उसमें से विश्वनाथ प्रताप ना निकल आवे। उसको हमेशा इस बात का डर बना रहा कि कहीं कोई ऐसा लोग इसमें से ना निकल आवे। आप जब तक सोचते रहेंगे एकला चलो, तो फिर एकला ही रह जाएंगे, संगठन आपके साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपका पहला काम है कि आप बेंच स्ट्रेंथ तैयार करें, दूसरा अपने लोगों पर भरोसा करें, और तीसरा आप 1 साल 2 साल 5 साल नहीं 10 साल मान के चले कि हमको सत्ता में नहीं आना है, लेकिन एकला लड़े। संगठन साठगांठ और सीटों की बंटवारा जैसी चीजों से अब मुक्त हो जाए, क्योंकि आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कांग्रेस के जानने मानने वाले 2-4-5 लोग ना नहीं है। जबकि वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, देश के बहुत से ऐसे भाग में जहां किसी को पता नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी नाम के राजनीतिक दल भी है। ऐसी स्थिति में जहां भाजपा को ना जानने वाले गांव में बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी भाजपा शासन में है और दुनिया की सबसे बड़ी संख्या वाली पार्टी का दम भरती है, और है भी, झूठ नहीं है उसका। जबकि कांग्रेस को दम भरने की जरूरत नहीं है। धरती भारत के हर कोने में, चाहे असम से हो या कच्छ हो या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी हो, ये पूरी चौहदी तक कांग्रेस के लोग भरे हुए हैं और 2-4-5-10 लोग कांग्रेस के हर गांव में हैं। तो कांग्रेस को ये करने की जरूरत नहीं, बस उसको ये करने की जरूरत है कि कांग्रेस घोषित कर दे कि भाई मैं
उत्तर प्रदेश का चुनाव अकेले लड़ूंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और जो मेरा पुराना कार्यकर्ता 5 साल 7 साल 10 साल से बूथ लेवल पर ग्राम लेवल पर मेरे साथ काम करता है, मैं उसी को टिकट दूंगा, चाहे वो हारे या जीते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो होगा क्या कि आम जनों में भरोसा होगा, क्योंकि जो लोग कांग्रेस की राजनीति करते हैं, कांग्रेस मानना चाहते हैं, उन्हें इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि मैं 5 साल तक क्षेत्र में रहूंगा। क्षेत्र में रहना खर्चे का काम है। खर्चे का काम इसलिए है क्योंकि भाई आप चाहेंगे लोगों के यहाँ आना जाना, चाय पानी कुछ नहीं है, तो आजकल लोग गाड़ी में चलते हैं, मोटरसाइकिल में चलते हैं, तो 100-200 रुपये का पेट्रोल रोज लग रहा है। और आप अगर कोई नौकरी करेंगे तो आप 200 रुपया पेट्रोल खर्चा करने के पैसे तो ले लेंगे, लेकिन लोगों को मिलने का समय नहीं ला पाएंगे। और अगर समय नहीं ले पाएंगे तो क्षेत्र में आप नहीं रहेंगे तो लोग आपको देखेंगे नहीं, तो आपको कोई वोट क्यों करेगा। इसलिए ये 5 साल तक आदमी किसान की तरफ से बीज बोएगा, पता चला फसल काटोगे, सोनिया गांधी ने कह दिया कि मुलायम सिंह इस फसल को काट लीजिए जो हमने बोया था। तो जोते बोए निड़ाई गुड़ाई करे राकेश परमार और काटने के लिए दे दिया मायावती को, तो फिर मुझे पीड़ा पहुंचेगी, तो मैं शुरू से मायावती के साथ क्यों न लग दूँ। मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए। अब कुछ बात उन कांग्रेसियों का जिन्होंने कांग्रेस को बीच में धार में छोड़ा, पीठ में छुड़ा घोपा कहिए या दलाली करिए, गद्दारी कहिए, या वो जो छोड़ करके चले गए बीच में धार, उन पर में कुछ बात हो, क्योंकि एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने क्या नहीं लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिस वक्त उम्र गुल्ली डंडा खेलने की थी, उस वक्त उनको कैबिनेट में मंत्रालय दिया। माधवराव सिंधिया के पुत्र होने के नाते ही उनको राजनीति में सचत नहीं मिली। कांग्रेस परिवार ने उनको माना कि ये मेरे अपने हैं और उनको वो सारा इज्जत बख्शा दिया। राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं, कोई आदमी की हैसियत नहीं को राहुल गांधी के पास चला गया। वो राहुल गांधी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी, वो जब चाहे वैसे तब मिलने, इतनी बड़ी इज्जत बख्शा था उन्होंने। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस का दूसरा बार ऐसा माहौल आया है कि सत्ता से महरूम रही कांग्रेस। 2014 वाले चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और 2019 वाले चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, और ये लोग बिना सत्ता का नहीं रह सकते। फिर उन्होंने देखा कि भाई सत्ता कहाँ है, तो भाजपा में, तो भाजपा में चले आए। जिस भाजपा की मुखालफत तो वो पूरा जीवन वो और उनके पिताजी करते रहे, अब उनमें सिर्फ इसलिए गए कि उनमें उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते, पार्टी चाहे पार्टी जाए। अब आते हैं जितेंद्र प्रसाद की। जितेंद्र प्रसाद की राजनीतिक शख्सियत कितना है, उनका आम जन में लगाव और आम जन पर पकड़ कितनी है, वो अपने माताजी या भाभी जी मतलब घर के किसी महिला को पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जीतवा पाए। फिर भी कांग्रेस पार्टी में वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। उस उम्र में जिस वक्त में आदमी कॉलेज में घूमता फिरता रहता है फाइल लेकर के इधर उधर, उस उम्र में मंत्रालय में फाइल लेकर घूम रहे थे मंत्री के रूप में, बाहैसियत मंत्री। कांग्रेस ने उनको उतनी बड़ी इज्जत दी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट राज्य का अध्यक्ष बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत होती है, लेकिन उसके बाद भी उनको उस पार्टी में मन नहीं लगा, क्योंकि वही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली थी कि भाई दूसरा टर्म है जब कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, ना प्रदेश में है ना देश में है, तो वो क्या करते, बिना सत्ता के दिए लोग रह नहीं सकते। तो अब कांग्रेस और क्या करती, आपके पाँव में पैकड़ी बांटती, आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यही बात आरपीएन सिंह पर भी लागू होती है। आरपीएन सिंह नवाबी ठाट के लोग हैं। आरपीएन सिंह जनमानस के साथ सीधा संपर्क बनाने वाले लोग हैं। मतलब मैं जितना आरपीएन को जानता हूँ, आरपीएन सिंह अपने ऑफिस के अलावा अपने घर में किसी से नहीं मिलते। मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ, मेरे सीधे जानने वाले लोग हैं, मेरा चेहरा जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं, मेरे पास उनका सीधा मोबाइल नंबर है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनके मोबाइल में मेरा नंबर सेव होगा, लेकिन मेरे पास उनका मोबाइल नंबर है जो सीधा उनसे बात करा देता है। और बहुत बार मैं उनको मिला भी हूँ, बिना मंत्री भी, बिना मंत्री भी, एआईसीसी में भी मिला हूँ, मतलब बहुत मिला हूँ उनको। लेकिन मुझे कभी ध्यान नहीं है कि वो अपने घर में मिले हों, जो उनका लोधी रोड में घर था, सरकारी मिला हुआ था, या जो गुड़गांव में प्राइवेट घर है। सरकारी आवास पर उन्होंने किसी को बुलाया हो ऐसा मुझे ध्यान नहीं है। वो जब भी बुलाए हैं तो जब सड़क परिवहन मंत्री थे तो सड़क में बुलाते थे, या पेट्रोलियम मतलब मंत्रालय में बुलाते थे,
घर पे किसी को नहीं बुलाया और आम जन से सीधा लगाव जैसी कोई बात थी नहीं। और आरपीएन सिंह में एक सबसे बड़ी शक्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिछड़ा समाज बना करके घोषित किया। अब तक वो अपने आप को राजा पुत्र ही कहलाते थे, महाराजा ही कहलाते थे, महारानी का बेटा कहलाते थे और अपने परिवार में चर्चा में रानी साहिबा कहलाते थे। मैंने उनको एक बार सुना अपने कान से, उनकी माता जी एयरपोर्ट से आ रहे थे तो अपने स्टाफ से बोले, कोई शर्मा शर्मा करके, शर्मा वो रानी साहिबा को आगे में बोला, रानी साहिबा कौन? नहीं, इनकी माता जी। तो वो कांग्रेस ने उनके माताजी को रानी साहिबा जैसा रुतबा और इनको राजकुमार जैसा रुतबा देता। भारतीय जनता पार्टी को क्या देगी मुझे नहीं मालूम, मैं ना तो भाजपा की आलोचना कर रहा हूँ ना कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूँ, बट आरपीएन सिंह को कांग्रेस और क्या देती मैं यही सोच रहा हूँ कि और क्या देती। आप खुद चुनाव हार गए, आपके माताजी चुनाव हार गई, परिवार से कोई चुनाव जीतने जिताने की शख्सियत में नहीं था, तब भी आपको कांग्रेस अपने कार्यकाल में रखी और झारखंड के एक प्रदेश का प्रभार दिया जहां के मुख्यमंत्री बनाने बिगाड़ने में आपकी जिम्मेदारी थी, वहां का संगठन समाप्त करने में आपका श्रेय था। फिर भी कांग्रेस आपको स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नाम डाली और वहां छोड़कर का भाजपा में आ गए। कांग्रेस में जो बचे खुचे लोग हैं उन पर भी 2-4 मिनट की बात करूंगा मैं। देखिए, कांग्रेस में एक कर्नाटक से मुसलमान है, हम लोगों के मित्र है, हमारे तो भाई जैसा है, उसका पूर्वांचल में ससुराल है। एक बार भी उस आदमी का मैंने ये नहीं सुना हूँ राज्यसभा में पहलवानी करने के अलावा कि वो आदमी कभी कोई उत्तर प्रदेश में पदयात्रा निकालने की सोचा होगा, चल ससुराले आता घूमने के लिए, तो एक पदयात्रा में आ जाता, कोई पार्टी में बाहर हट करके कुछ काम करता, जबकि उसकी ट्रेनिंग ऑस्कर फर्नांडिस जैसे संगठनकर्ता के रूप में हुई है जो टाइपिस्ट से नेता तक बने। तो कांग्रेस में जिन लोगों को कुछ दिया गया है वो आराम किए। अजहरुद्दीन एक बड़ा सेलिब्रिटी था, अजहरुद्दीन के पास नाम, दाम और काम सब कुछ उसके पास था। अजहरुद्दीन अगर चाहता तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश का राजनीति पर छा जाता, क्योंकि जहां भी अजहर जाते वहां पर 100-500 तो अजहर को देखने के लिए लोग आ जाते हैं और ऐसी भीड़ों से माहौल बनती है। लेकिन अजहरुद्दीन तो पार्लियामेंट में भी कभी नहीं गया। ऐसे पर तो कांग्रेस भरोसा करती है, अगर कांग्रेस से कोई टिकट पा जाता है तो फिर उसको बहुत ही मान लेता है। इस तरह की आइडिया अगर सोच होगी तो फिर कांग्रेस भी क्या करे। इसीलिए ताली दोनों हाथ से बजती है। जो कांग्रेसी है वो भी नवाबी काम करते हैं, क्योंकि उनको ये मान लेना है कि मैंने गणेश परिक्रमा कर लिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की चमचागिरी कर ली, उनकी वाहवाही कर दी, वाह वाह मिला दिया, हमारा कांग्रेस धर्म पूरा हो गया। अब कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते सड़क पर जमीन पर संघर्ष करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं की, तो हम काहे को करें। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कैसे प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा जी भी कैसे बनी और सोनिया गांधी भी कैसे वर्चस्व में गई, तो सबको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको मुकाबला करना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं, उसका साथ साथ संगठन है जो भाजपा में जितने कार्यकर्ता है उससे ज्यादा उसमें है। तो आपका एनिमी जो है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, आपको उसके साथ मैच करना है तो आपको उस लेवल पर जाना पड़ेगा। आप घर में बैठ करके उसका मैच नहीं कर सकते। अंतिम बात प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी से कहूंगा कि कांग्रेस की नाश की जिम्मेदारी आप लोगों ने अकेले ले रखा है, ऐसा ना समझें। आपके कुछ कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप तीनों गांधियों से एक ही अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया इनको पहचानिए और इनको चिन्हित करके इनसे जान छुड़ाइए और संभव हो सके तो अपने कोठरी से बाहर निकलिए और आम कांग्रेसियों से मिलिए, उसका राय जानिए, तभी जाकर के आप सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो स्थिति आपके सामने है। आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि किसी दिन नरेंद्र मोदी की एंटी इनकम्बेंसी हमको वापस सत्ता में ले आ देगा, तो फिर उसी तरह से जिस तरह से मैं अपने घर में फेसबुक लाइव कर रहा हूँ कि किसी ने तो आज तक वाला चलते चलते मेरे घर आ जाएगा। अरे घर का पता जानेगा तब तो आएगा, उसको तो हमने पता ही नहीं बताया तो आएगा कैसे। उसी तरह से जनता का पता आप बताएंगी तब तो आपके पास आएगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारा लगा रही है उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में आपने कितने लड़कियों को टिकट दिया है अब आजकल व्हाट्सएप से सभी को पता है। उत्तराखंड में तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सुर यूपी में है,
प्रियंका गांधी का वो नारा के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश में है, और उसी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि पोस्टर गर्ल को भाजपा ज्वाइन करना पड़ रहा है, और उसी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि विधायिका अदिति सिंह को भाजपा ज्वाइन करना पड़ता है। इन सबों पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। हो सकता है अदिति गलत हो, लेकिन कुछ गलती तो आप में भी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कार्यकर्ताओं का पहचान करिए। कार्यकर्ताओं का पहचान तो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, सभी को करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं करेंगे और कार्यकर्ताओं का इज्जत नहीं करेंगे तब तक संगठन चला नहीं पाएंगे। और संगठन चलाने की जो सबसे बड़ी धुरी है, जिस तरह से कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए या सीएनजी चाहिए, उसी तरह से पार्टी चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। अगर कार्यकर्ता को नहीं रखेंगे, उनका इज्जत नहीं करेंगे, तो वही स्थिति होगी जो पेट्रोल खत्म हो जाने पर गाड़ी की होती है वो बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है, और जो लोग क्रॉस करते हैं वो गालियां देते जाते हैं कि साला जाम कर दिया सड़क पर खड़ा होकर के। ऐसी स्थिति ना आवे, सुधर जाइए। इसी में देश का भलाई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को एक मजबूत विपक्ष नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी निरंकुश हो जाएंगे। शुद्ध लोकतंत्र और बढ़िया लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बड़ा जरूरी है। और मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में चाहे कोई कितना हो दम भर ले, कांग्रेस से बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाली कोई पार्टी है। मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी संगठन क्षमता और इतने बड़े संघर्षशील कार्यकर्ताओं का होते हुए भी कांग्रेस रोज रोज नीचे गिर रही है। इस विषय पर तो जरूर विचार करना पड़ेगा, सोनिया जी को भी और कांग्रेसियों को भी। जय हिंद, वंदे मातरम।